नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अनअकैडमी के इस ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म अनअकैडमी अभियान पर, जहां पर हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2020 की तैयारी कर रहे हैं। इससे पहले हम यूनिट 2 ऑलरेडी खत्म कर चुके हैं दोस्तों, जिसमें हमने भारतीय इतिहास को पढ़ा था। और अभी यूनिट 10 जिसमें आयोगों के बारे में बात की गई है, हम उसको लगातार पढ़ रहे हैं। अभी तक हम बहुत से आयोगों को कवर कर चुके हैं और आज की इस क्लास में हम एक नए आयोग की बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अभियान को आप जरूर ज्वाइन करें। सारी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल अनअकैडमी अभियान के साथ जुड़ते हैं, आप हमारी पीडीएफ को एक्सेस कर पाएंगे और जितनी भी लिंक दी गई है उनको भी एक्सेस करना पाएंगे। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो अभियान वाले टेलीग्राम चैनल पर एक मैसेज हमने पिन किया हुआ है, उस मैसेज को आप ध्यान से पढ़िए तो वहां आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मिल जाएगा। एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि मैं मुख्य परीक्षा के लिए एमपीपीएससी पर लाइव पढ़ा रहा हूं और एमपीपीएससी 2020 के नए पैटर्न के लिए मेरे बहुत सारे जो कोर्स हैं वो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर डले हुए हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए पेपर 4 इथिक्स, पेपर 5 हिंदी, इंडियन पॉलिटी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, जियोलॉजी, वाटर मैनेजमेंट, ये वो सारे विषय हैं जो मेरे द्वारा कंप्लीट करवा दिए गए हैं। दोस्तों 2021 में इंडियन ज्योग्राफी, ऐसे राइटिंग, इंडियन इकोनॉमी, केस स्टडी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी, इन्वायरमेंट, ये टॉपिक हम कवर करेंगे 2020 की मुख्य परीक्षा से पहले। याद रखें 16 अप्रैल से प्लस पर मेरी क्लासेस फिर से शुरू हो जाएंगी। अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो तब तक आप ये पुराने लेक्चर देख लीजिएगा। इसके बाद 16 अप्रैल से हम दोबारा से प्लस पर अपनी क्लासेस शुरू करेंगे। दोस्तों प्लस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी क्लासेस होती हैं वो बाइलिंगुअल होती हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। जेन्युइन इंग्लिश का हम वहाँ पर उपयोग करते हैं, ट्रांसलेटेड इंग्लिश नहीं होती है। क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट पर सारे पीडीएफ नोट्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे। एक और बात बता दूं कि ना सिर्फ सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको मेरे कोर्स देखने के लिए मिलेंगे, बल्कि एमपीपीएससी पर जितने टीचर हैं सबके कोर्स आप एक्सेस कर पाओगे। मेंस की टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, अनअकैडमी के नोट्स और वर्चस्व नाम की जो बाय मंथली मैगजीन हम लॉन्च करते हैं, वो भी आपको मिल पाएगी दोस्तों अनअकैडमी के इस सब्सक्रिप्शन के साथ। एक दो बातें कि अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो प्लीज़ प्ले स्टोर से अनअकैडमी की एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एमपीपीएससी एंड व्यापम के गोल को सिलेक्ट कीजिए। गोल सिलेक्ट करने के बाद 1 साल की जो फीस है वो 8,800 रुपये है, 2 साल की फीस 12,800 रुपये है। लेकिन अगर यहाँ पर आप मेरा कोड SG लाइव इस्तेमाल करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 2 साल का कोर्स, दोस्त 2 साल का कोर्स आपको 11,500 रुपये में मिलेगा। याद रखिएगा, इसमें ना सिर्फ आपको मेरी क्लासेस देखने के लिए मिलेंगी, बल्कि एमपीपीएससी पर जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं सारी चीज़ें आप एक्सेस कर पाओगे। सो प्लीज रिमेंबर माय कोड SG लाइव, चाहे आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें और चाहे आप किसी भी स्पेशल क्लास को देखें। दोस्तों प्लीज़, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ यूट्यूब पर आपके लिए। आई विश कि आप मेरे रेफरल कोड का यूज़ करके सब्सक्रिप्शन लेंगे और साथ ही साथ स्पेशल क्लास देखने के लिए भी आप मेरे रेफरल कोड का इस्तेमाल करेंगे। मैं ये मान के चलूँगा कि यही मेरी मेहनत का एक छोटा सा फल होगा। तो चलिए अब हम टॉपिक को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चलिए तो अब हम शुरू करते हैं हमारे तीसरे आयोग को, क्योंकि ये तीनों आयोग एक साथ जुड़े हुए थे। हमने अभी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग पढ़ा, उसके बाद जनजाति आयोग पढ़ा और अब हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। ठीक है, तो यहां पर भी मैं आपको वही बातें कहूंगा कि सारी चीजें लगभग समान हैं। तो ये वीडियो भी बहुत छोटा होने वाला है। बस एक चीज जो बदलेगी वो है पृष्ठभूमि, वो है पूरी की पूरी चीजों का बैकग्राउंड। एससी और एसटी कमीशन की पृष्ठभूमि एक समान थी, दोनों का बैकग्राउंड एक जैसा था, लेकिन ओबीसी कमीशन का बैकग्राउंड थोड़े अलग तरीके का है।
तो सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि यह किस प्रकार का आयोग है। तो दोस्तों, यह भी एक संवैधानिक आयोग है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 338 खा या 338 सब क्लॉज बी में किया गया है। तो चूंकि इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 338 बी में किया गया है, यही कारण है कि यह एक संवैधानिक निकाय है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है सर, अब आप ये बताएं कि हम क्या क्या चीजें इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो टोटल 7 चीजें पढ़ेंगे और 8वीं चीज में हम पढ़ लेंगे एमसीक्यू, हमेशा की तरह। तो क्या क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम इसकी पृष्ठभूमि को समझेंगे, बैकग्राउंड को समझेंगे, फिर सामान्य जानकारी, जनरल इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आयोग की संरचना, कमीशन का स्ट्रक्चर, रिपोर्ट, फिर आयोग के कार्य, फंक्शंस ऑफ कमीशन, और आयोग की शक्तियां, पावर ऑफ कमीशंस को हम डिस्कस करेंगे। आखिरी में कुछ एमसीक्यू लगाएंगे और ये तीनों टॉपिक जो एक सीरीज के रूप में शुरू हुए थे उनको हम खत्म करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी पृष्ठभूमि को पढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रकार से ओबीसी कमीशन का निर्माण हुआ था। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 340 आर्टिकल 340 ये कहता है कि राष्ट्रपति सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की जांच के लिए एक आयोग का निर्माण करेंगे। क्या बात है, ब्यूटीफुल। क्यों ब्यूटीफुल सर? समझो इस बात को। अभी हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 338 कह रहा था कि राष्ट्रपति एससी और एसटी के वेलफेयर के लिए एक स्पेशल ऑफिसर को अपॉइंट करेगा, विशेष अधिकारी की नियुक्ति करेगा। लेकिन अनुच्छेद 340 तो क्लियरली ये कह रहा है कि भैया जो राष्ट्रपति है, प्रेसिडेंट है, वो एक आयोग ही बनाएगा, वो एक कमीशन बनाएगा। क्यों बनाएगा कमीशन? ताकि सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान की जा सके, ताकि एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई किया जा सके। तो ये बात अनुच्छेद 340 में की गई थी। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन ने अपना काम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो चूंकि संविधान में यह बात कही गई थी, तो दोस्तों राष्ट्रपति ने 29 जनवरी 1953 को, 29 जनवरी 1953 को काका कालेलकर की अध्यक्षता में प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। काका कालेलकर के चेयरमैनशिप में फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन को अपॉइंट किया। तो ये प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है। पूछ सकता है आपसे कि प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? काका कालेलकर। क्यों की गई? क्योंकि भैया संविधान के अनुच्छेद 340 में प्रेसिडेंट को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया था कि वो आगे जाकर के एक कमीशन बनाए जो सोशली और एजुकेशनली, शब्दों को ध्यान से सुनना, यहां पर इकोनॉमिक वर्ड नहीं है। क्या वर्ड है? सोशली और एजुकेशनली, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करेगा। ठीक है, तो पीएससी में ना ऐसे सवाल आ जाते हैं कई बार कि छोटे छोटे शब्द वो आपसे पूछ लेता है। आगे बढ़ते हैं। फिर 90 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल या बीपी मंडल, ये दूसरा आयोग बनेगा। बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया गया। तो बीपी मंडल की अध्यक्षता में सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन को बनाया गया। और याद रखना, बीपी मंडल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि बीपी मंडल आयोग ने क्या रिपोर्ट दी थी? तो जब 1980 में इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी तो उसमें कहा कि पिछड़ा वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण मिलना चाहिए, 27% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, जिसे 1990 में लागू भी कर दिया गया। तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल आयोग या बीपी मंडल कमीशन, जिसे हम द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में भी जानते हैं, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन के रूप में भी जानते हैं, सिफारिश की थी कि अदर बैकवर्ड क्लासेस को, पिछड़ा वर्ग को 27% का आरक्षण सरकारी नौकरियों में मिलना चाहिए, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए।
अब दोस्तों जैसे ही 27% का आरक्षण बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया तो देश में आप जानते हैं कि बहुत से उस समय दंगे भी हुए थे, और उससे भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कुछ लीगल हर्डल्स सामने आने लगे, कुछ वैधानिक व्यवधान सामने आने लगे। और ऐसा ही एक वैधानिक व्यवधान सामने आया इंदिरा साहनी केस के रूप में। तो आपको याद होगा एक फेमस केस है, ये बहुत फेमस केस है, जिसमें रिजर्वेशन की अपर लिमिट को डिसाइड किया गया था कि कभी भी रिजर्वेशन 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। तो होता यह है कि 1992 में इंदिरा साहनी केस होता है, जिसे मंडल केस के रूप में भी जाना जाता है। तो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने 2-3 बातें कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहली बात यह कही थी कि आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज ये एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा, प्रशासनिक कुशलता को नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। और दूसरी बात जो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कही थी वो यह थी कि देखिए, केंद्र सरकार को पिछड़ा वर्ग की पहचान करने के लिए एक निश्चित आयोग का गठन करना चाहिए, एक स्पेसिफिक कमीशन को बनाना चाहिए। सर लेकिन पहला पिछड़ा वर्ग आयोग तो 1953 में बन गया था, तो ये किस पिछड़ा वर्ग आयोग की बात हो रही है? समझें इस बात को। देखो, यहां पर जो पहला पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया गया, ये टेम्पररी बनाए गए थे राष्ट्रपति प्रेसिडेंट के द्वारा, जो काका कालेलकर की अध्यक्षता में बना। फिर सेकंड बैकवर्ड कमीशन बीपी मंडल की अध्यक्षता में, ये भी टेम्पररी था। सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में यह कहा कि आप एक परमानेंट बॉडी बनाइए जो रेगुलरली अपना काम करेगी। तो 1992 में इंदिरा साहनी केस में केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट को यह इंस्ट्रक्शन दिया गया। केंद्र सरकार ने क्या किया देखते हैं। तो 14 अगस्त 1993 को, 14 अगस्त 1993 को केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया। इंपॉर्टेंट समझे, यहां पर इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट यह है दोस्तों कि जब 14 अगस्त 1993 को, 14 अगस्त 1993 को नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया जा रहा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया जा रहा है, तो इसका आधार क्या है? तो इसका आधार है बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993, पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम। तो यहां पर शब्द आ गया अधिनियम, यहां पर वर्ड आ गया एक्ट, और जैसे ही यहां पर अधिनियम शब्द आया तो आप कहेंगे कि यह एक सांविधिक निकाय था। कैसा निकाय था? यह एक सांविधिक निकाय था, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी। लेकिन सर आपने तो अभी अभी बताया शुरू में कि यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, यह एक संवैधानिक निकाय है। तो मेरे दोस्त बात समझो, 1993 में जब बैकवर्ड क्लास कमीशन को बनाया गया तो एक अधिनियम के द्वारा बनाया गया, तो यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी थी, सांविधिक निकाय था। लेकिन हाल ही में अगस्त 2018, कब? अगस्त 2018, अगस्त 2018 में संविधान में 102वां संविधान संशोधन किया गया, 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया, और 102वें संविधान संशोधन के द्वारा भाग 16 पार्ट 16 में एक नए अनुच्छेद को जोड़ा गया, जिसे कहा जाता है अनुच्छेद 338 बी। आर्टिकल 338 बी को ऐड किया गया, और इसके द्वारा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो प्रश्न क्या आएगा समझे दोस्तों, प्रश्न पूछेगा कि पिछड़ा वर्ग आयोग मूल रूप से कैसा था? नेशनल बैकवर्ड कमीशन ओरिजिनल नेचर वॉज, तो आंसर करेंगे स्टैट्यूटरी नेचर था, सांविधिक निकाय था। दूसरा प्रश्न पूछेगा वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की प्रकृति क्या है? व्हाट इज द करंट नेचर ऑफ नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन? तो आंसर कीजिएगा संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल नेचर है दोस्तों इसका। याद रखेंगे इस बात को, संवैधानिक प्रकृति है। कब हुआ सर ये? तो आप बताएंगे
102 संविधान संशोधन के द्वारा भाग 16 में एक नया अनुच्छेद 338 बी जोड़ा गया और इसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। आई विश ये सारी बातें आपके दिमाग में क्लियर हो गई होंगी, नहीं हुई है तो अब एक बार समझ लो तो क्लियर हो जाएंगी। क्या क्या देखा हमने? सबसे पहली बात, हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 340। वो कहता है कि राष्ट्रपति एक ऐसे आयोग का गठन करेगा जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड क्लासेस की जांच करेगा। राष्ट्रपति ने अपनी इस पावर का उपयोग किया और 1953 में 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में फर्स्ट ओबीसी कमीशन को बनाया, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया। लेकिन इसकी रिपोर्ट उतनी ज्यादा महत्व नहीं आई। बाद में 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में सेकंड ओबीसी कमीशन को बनाया गया, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग को बनाया गया। दोस्तों, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल ने अपनी रिपोर्ट 1980 में दी और कहा कि ओबीसी को सरकारी नौकरी में 27% का रिजर्वेशन मिलना चाहिए। इस सिफारिश को 1990 में लागू कर दिया गया। इस सिफारिश को लागू कर दिया गया और गवर्नमेंट जॉब में ओबीसी कैटेगरी को 27% का रिजर्वेशन दे दिया गया। जैसे ही ये रिजर्वेशन दिया गया तो इसके खिलाफ बहुत सारे केस सुप्रीम कोर्ट में किए गए। ऐसा ही एक केस 1992 में जो बहुत फेमस केस है, इसे मंडल केस या इसे दोस्तों इंदिरा साहनी वाद के रूप में जाना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण केस है आरक्षण की दृष्टि से। इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने दो बातें कही दोस्तों। पहली बात क्या कही? आरक्षण की सीमा 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, 50% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और दूसरी बात यह कही कि केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को ओबीसी की पहचान करने के लिए, ओबीसी को आइडेंटिफाई करने के लिए एक ओबीसी कमीशन बनाना चाहिए, पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना करनी चाहिए। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को यह आदेश दिया था तो इस आदेश का पालन केंद्र सरकार के द्वारा किया गया और अगस्त 1993 में एक अधिनियम जिसे नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन एक्ट 1993 के रूप में जाना जाता है, इसके द्वारा पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई, बैकवर्ड क्लास कमीशन को बना दिया गया। दोस्तों, आगे चलकर के अगस्त 2018 में, अगस्त 2018 में भारत के संविधान में 102वां संविधान संशोधन किया गया और 102 संविधान संशोधन के द्वारा भाग 16 में पार्ट 16 में अनुच्छेद 338 बी, आर्टिकल 338 बी को इंक्लूड किया गया और इसमें नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, संवैधानिक दर्जा मिल गया। तो ये पूरी कहानी आपको यहां पर याद रखना है। ये पूरी पृष्ठभूमि है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की। ठीक है, आई विश ये पृष्ठभूमि दिमाग में क्लियर हो गई होगी। अब हम अगले भाग पर चलेंगे और सामान्य जानकारी को डिस्कस करेंगे, जनरल इंफॉर्मेशन की बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, सामान्य जानकारी तो देखें, स्थापना कब हुई? 4 अगस्त 1993 को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा, 4 अगस्त 1993 बाय नेशनल कमीशन एक्ट 1993। तो ये तो हमने अभी डिस्कस किया। अब संवैधानिक दर्जा कब मिला दोस्तों? तो अगस्त 2018 में 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संवैधानिक दर्जा मिला और इसका उल्लेख अनुच्छेद 338 बी में किया गया है। प्रकृति क्या है? संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल। क्यों? क्योंकि इसका उल्लेख संविधान में किया गया है, यही कारण है कि इसकी प्रकृति संवैधानिक है। Thus it is defined in the constitution, अब तभी इसका नेचर कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इसका मुख्यालय, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है।
पहले अध्यक्ष RN प्रसाद थे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है। और इसका नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय है। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था कि अनुसूचित जाति आयोग और ओबीसी आयोग दोनों का नोडल मंत्रालय सामाजिक न्याय और कल्याण मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड वेलफेयर है। देख लेते हैं उसमें कुछ और बातें दोस्तों, कुछ और बातें समझें। महत्वपूर्ण अनुच्छेद, इंपॉर्टेंट आर्टिकल अब हम डिस्कस करेंगे। तो अनुच्छेद 338 बी में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को डिस्क्राइब किया गया है, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया। अब क्या क्या चीजें हैं समझें। तो 338 बी एक कहता है कि सामाजिक और शैक्षिक, ये शब्द याद रखें बहुत जरूरी है, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों को के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, ये बात कहां कही गई है? अनुच्छेद 338 B1 में ये बात कही गई है। आगे बढ़े तो इसके बाद 338 बी में ही कही गई है संरचना और सेवा शर्तों की बात। यहां पर अब सारी बातें आप देखोगे रिपीट होंगी, जो बातें हमने एससी और एसटी कमीशन में पढ़ी हैं वही बातें अब रिपीट होंगी। क्या है स्ट्रक्चर समझते हैं। तो दोस्तों इसमें एक अध्यक्ष होगा, एक चेयरमैन होगा, एक उपाध्यक्ष, एक वाइस चेयरमैन और 3 अन्य सदस्य होंगे, 3 अदर मेंबर होंगे, ये हमने अभी देखा था। सेवा शर्त, वेतन और पदावधि, टर्म्स ऑफ सर्विस, टेन्योर और सैलरी, ये तीनों चीजें राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित होंगी, इनको प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। याद रखें दोस्तों, इनकी पदावधि भी 3 वर्ष की होती है और भारत सरकार के सचिव स्तर का वेतन इनको मिलता है, इंडियन गवर्नमेंट के सेक्रेटरी के लेवल का सैलरी इनको मिलता है, और एक व्यक्ति अधिक से अधिक 2 बार अध्यक्ष या सदस्य बन सकता है। तो कुछ भी अलग नहीं है दोस्तों, जो बातें हमने एससी और एसटी कमीशन में पढ़ी थी वही बातें यहां पर रिपीट हो रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला यह है कि अनुच्छेद 338 B5 में आयोग के कार्यों को बताया गया है, कमीशन के फंक्शन को बताया गया है। B6 में कहा गया है आयोग की रिपोर्ट, ठीक है, 6 और 7 है बेसिकली, वो 6 और 7 में आयोग की रिपोर्ट की बात की, सारी बातें वही। केंद्र की रिपोर्ट राष्ट्रपति के पास, संबंधित राज्य की रिपोर्ट राज्यपाल के पास, सेंटर की रिपोर्ट प्रेसिडेंट के पास और कंसर्न स्टेट की रिपोर्ट गवर्नर के पास जाएगी। फिर आगे देखें तो आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त हैं, सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है, सेम चीजें। और इसमें कहा गया है कि केंद्र या राज्य सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग से परामर्श करेंगे, बैकवर्ड क्लास से कंसल्ट करेंगे। क्या कंसल्ट करेंगे ये भी समझ लो। ये कहा गया है कि अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी ऐसा रूल बना रही है जो बैकवर्ड क्लास को अफेक्ट करता है तो पहले बैकवर्ड कमीशन से डिस्कशन करना पड़ेगा, पिछड़ा वर्ग आयोग के साथ विचार विमर्श करना पड़ेगा, तभी वो नियम का निर्माण किया जा सकता है, ये बात कही गई है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए याद यहां पे कुछ भी नहीं करना है, स्ट्रक्चर भी वही है, अपॉइंटमेंट भी वही है, सेवा शर्तें भी वही है, रिपोर्ट भी वही है। तो तीनों जो बातें हैं ये सेम है जो हमने एससी और एसटी कमीशन में पढ़ा था, तो यहां पर कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। आइए आगे बढ़ते हैं। आयोग की संरचना हमने डिस्कस कर ही ली। वर्तमान अध्यक्ष भगवान लाल साहनी है, उपाध्यक्ष डॉक्टर लोकेश कुमार प्रजापति हैं, सदस्य श्रीमती सुधा यादव, कौशलेंद्र सिंह पटेल और भलोज आचार्य हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा, सेवा शर्तें राष्ट्रपति के द्वारा और कार्यकाल भी हम डिस्कस कर चुके हैं। रिपोर्ट भी हमने डिस्कस कर ली दोस्तों कि अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, राष्ट्रपति ये रिपोर्ट केंद्र सरकार संसद को देता है, और उसी प्रकार से अगर किसी राज्य से कोई मामला जुड़ा हुआ है तो वो रिपोर्ट राज्यपाल को देगा और राज्यपाल वह रिपोर्ट राज्य विधानसभा के सामने पेश करता है। कार्यों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखें, पिछड़े वर्गों के संवैधानिक और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों के मामलों की जांच करना। दूसरी चीज, सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए को बढ़ावा देना। ठीक है,
जो भी काम किए जा रहे हैं, योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनका मूल्यांकन करना, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के अधिकारों और सुरक्षा उपायों की शिकायतों को दर्ज करना अगर किसी भी प्रकार से उनका उल्लंघन होता है। तो यहां पर देखो, शुरू में मैंने कहा था कि अगर आपने अनुसूचित जाति आयोग पढ़ लिया, इसका मतलब दोनों पढ़ लिए। हो क्या रहा है, सिर्फ शब्द बदल रहे हैं दोस्तों, शब्द बदल रहे हैं। वहां पर अनुसूचित जाति था, फिर जनजाति हो गया, और यहां पर पिछड़ा वर्ग आयोग हो गया। तो शब्दों का ही तो परिवर्तन है, तो घबराने की बात बिल्कुल नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी एक एक करके। आगे देख लीजिए, आयोग की शक्तियां तो हमने अभी डिस्कस किया कि इसे सिविल कोर्ट की शक्तियां प्राप्त हैं, सिविल कोर्ट की पावर मिली हुई है। ठीक है, थोड़ा सा एक दो जानकारी और मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में। तो मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 13 मार्च 1993 को किया गया था। इसमें एक अध्यक्ष और 2 सदस्य शामिल हैं। इनकी पदावधि भी 3 वर्ष की होती है। इनकी नियुक्ति, त्यागपत्र और हटाना राज्य सरकार के द्वारा होता है, और पहले प्रमुख वसंत राव थे। हालांकि एमपी का पिछड़ा वर्ग आयोग टॉपिक में नहीं है, पर ये कुछ बातें याद आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने ओबीसी कमीशन को भी पूरा पढ़ लिया है दोस्तों। आइए अब हम इसके एमसीक्यू लगा लेते हैं, अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखें एक एक करके। तो पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? विच ईयर नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस एस्टेब्लिश्ड? तो अभी अभी हमने पढ़ा दोस्तों कि 14 अगस्त 1993 को नेशनल बैकवर्ड कमीशन एक्ट 1993 के द्वारा एक सांविधिक निकाय के रूप में, एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में नेशनल बैकवर्ड कमीशन को बनाया गया था। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहां पर है, हेडक्वार्टर कहां पर है? तो न्यू दिल्ली में है दोस्तों, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है संवैधानिक, बिल्कुल सही, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्योंकि 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा भाग 16 में अनुच्छेद 338 बी को शामिल करके संवैधानिक दर्जा दिया गया। वैधानिक निकाय स्टैट्यूटरी अब नहीं रहा दोस्तों, क्योंकि अब इसे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, तो अब ये स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं रहेगा, वैधानिक निकाय नहीं रहेगा। तीसरा, बहुसदस्यीय, बिल्कुल, क्योंकि इसमें 5 लोग शामिल हैं, एक इसका चेयरमैन है, एक इसमें वाइस चेयरमैन है, और 3 इसके मेंबर हैं। तो ये कैसा हो जाएगा, एक बहुसदस्यीय निकाय। तो आंसर होगा ए और सी दोनों। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष सहित कितने अधिकारी होते हैं? हाउ मेनी ऑफिसर्स इंक्लूडिंग द चेयरमैन इन्वॉल्व इन द नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन? तो अभी अभी हमने बताया दोस्तों कि अनुच्छेद 338 सब क्लॉज बी सब क्लॉज 2 में लिखा गया है कि इसमें कुल 5 अधिकारी होंगे। तो इसका सही जवाब होगा 5 मेंबर बॉडी। ठीक, अगले प्रश्न की ओर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? Which articles define the National Commission for Backward Class Commission? तो ये भी हमने डिस्कस किया, अनुच्छेद 338 बी, आर्टिकल 338 बी, और ये कब जोड़ा गया? 102 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2018 के द्वारा भाग 16 पार्ट 16 में इसको इंक्लूड किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की बात। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग किस मंत्रालय के अधीन काम करता है? विच मिनिस्ट्री, किस मिनिस्ट्री के अंडर में यह काम करता है? तो दोस्तों, यह सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर यह काम करता है। याद रखना, अनुसूचित जाति आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग, शेड्यूल कास्ट कमीशन और ओबीसी कमीशन, ये दोनों ही सशक्तिकरण सामाजिक न्याय मंत्रालय के तहत काम करते हैं, सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के अंतर्गत ये काम करते हैं। ठीक है, जबकि एसटी जो कमीशन है वह जनजाति मंत्रालय के तहत कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं, किस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी? शुरुआत में
शुरुआत में कैसे स्थापना की गई थी, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम 1993 के द्वारा, नेशनल बैकवर्ड क्लास एक्ट 1993 के द्वारा अगस्त 1993 में 14 अगस्त 1993 को स्थापना की गई थी। ठीक, आखिरी प्रश्न, इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला किस वर्ष में आया था? इन विच ईयर डिड द केस ऑफ इंदिरा साहनी केम? तो 1992 में इंदिरा साहनी का मामला आया था, जिसे मंडलवाद के रूप में भी जाना जाता है। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिजर्वेशन की अपर लिमिट 50% होनी चाहिए और केंद्र सरकार से कहा था कि ओबीसी की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन करना चाहिए। केंद्र सरकार ने यह बात मानते हुए नेशनल ओबीसी कमीशन एक्ट 1993 को पास किया और इसी की धारा 3 सेक्शन 3 के द्वारा ओबीसी कमीशन का गठन अगस्त 1993 को कर दिया गया। तो ये दोस्तों आपका ओबीसी कमीशन भी खत्म हो गया। तो 3 टॉपिक जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे हमने खत्म कर लिए। अब हम अगले लेक्चर में केंद्रीय सूचना आयोग की बात करेंगे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कुछ बातें मैं फिर से आपको रिपीट कर दूं कि अगर इस क्लास का पीडीएफ आपको चाहिए तो प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल अनअकैडमी अभियान को ज्वाइन जरूर करें दोस्तों। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है और ये वो सारे कोर्स हैं जो 16 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं एमपीपीएससी के प्लस प्लेटफॉर्म पर। एमपीपीएससी मेंस 2020 के लिए, मुख्य परीक्षा 2020 के लिए सारी चीजें नए सिलेबस पर आधारित हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में क्लासेस होंगी, बाइलिंगुअल क्लासेस होंगी दोस्तों। पीडीएफ आपको क्वेश्चन और आंसर के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाएगा। अगर अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन आप लेना चाहते हैं तो प्लीज अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। वहां पर एमपीपीएससी एंड व्यापम के गोल को आप सिलेक्ट करें और इस गोल को सिलेक्ट करने के बाद प्लीज अप्लाई माय कोड SG Live ताकि आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।